क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, आज दुनिया की नजरों में खतरा क्यों बन गया? ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है। जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान अभी भी शिकारी जीवन जी रहा था, तब आज के ईरान के क्षेत्र में इंसान सभ्यता के अनुसार बसना शुरू कर चुका था। ज़ैग्रोस माउंटेन्स के आसपास फर्टाइल जमीन थी जिसने एग्रीकल्चर को जन्म दिया। यहाँ पहली बार इंसानों ने स्थायी घर बनाए, समाज बनाए और शहर बसाए। सूसा जैसे शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शामिल हुए। सोचिए, जब बाकी दुनिया पीछे थी तब यहाँ सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही थी, फिर कैसे वो एक कट्टर समाज में बदल गई। ये वही समय था जब यहाँ इंसान जीना नहीं, सभ्यता बनाना सीख रहा था। छठी सदी बीसी में एक नाम उभरता है, साइरस द ग्रेट। ये सिर्फ एक राजा नहीं था, ये एक विजन था। उसने अकीमनिड एम्पायर बनाया जो इतिहास का पहला ट्रू सुपर पावर बना और इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। इसका विस्तार इंडिया से लेकर ग्रीस तक था। शक्तिशाली सशक्त होने के बाद भी साइरस अलग था। उसने लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी, स्लेवरी को खत्म किया और एक ऑर्गेनाइज्ड प्रशासनिक सिस्टम बनाया। अगर आपको लगता है कि मॉडर्न वर्ल्ड एडवांस्ड है, तो ये सुनकर आपका नजरिया बदल सकता है। पहली बार दुनिया एक स्ट्रक्चर्ड एम्पायर के अंदर आई, पर इसके बावजूद भी इस बढ़ते सिविलाइजेशन को बाहरी हमलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया पर हमला किया और 330 बीसी में इसे खत्म कर दिया। एक पावरफुल एम्पायर कुछ सालों में टूट गया, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट्स अभी बाकी हैं। इसके बाद केओस शुरू हुआ। छोटे छोटे राजवंश आए और गए। लगभग 600 साल तक पर्शिया और रोम के बीच लगातार युद्ध चलते रहे। ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये दो सिविलाइजेशंस की टक्कर थी। लेकिन इन लगातार युद्धों ने दोनों को कमजोर कर दिया। क्या आपको लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? कमेंट में जरूर बताएं। और यही कमजोरी आगे चलकर बहुत बड़ी साबित हुई। 7वीं सदी में एक नई ताकत उभरती है, इस्लाम। अरब आर्मीज ने पर्शिया पर हमला किया और 651 एडी में सैसेनियन एम्पायर खत्म हो गया और ईरान का इस्लामीकरण किया। पर्शिया अब इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गया, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। पर्शिया ने खुद को खोया नहीं, बल्कि उसने इस्लाम को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। पर्शियन स्कॉलर्स ने साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी में पूरी दुनिया को बदल दिया। आगे चल के ये इस्लामिक संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसकी कला, साहित्य, दर्शन और वास्तुकला इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस्लामी दुनिया में और उससे आगे फैल गई। अगर आप सोच रहे हैं कि हारने के बाद सब खत्म हो जाता है, तो ये एग्जाम्पल अलग कहानी बताता है। ये इस्लामिक गोल्डन एज की शुरुआत थी। फिर आया सबसे डार्क फेज, मंगोल इन्वेजन्स। शहर जला दिए गए, लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय हो गईं, लाखों लोग मारे गए। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय पर्शिया लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ एक सवाल है, इतनी तबाही के बाद भी ईरान खत्म क्यों नहीं हुआ? तुर्क और मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ईरान फिर से एकजुट हुआ। यहीं से ईरान की असली पहचान सामने आती है। वो फिर खड़ा हुआ। शाह इस्माइल ने ईरान को शिया मुस्लिम कंट्री बना दिया। ये फैसला आज तक मिडिल ईस्ट को प्रभावित करता है। सुन्नी वर्सेस शिया डिवाइड, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑटोमन एम्पायर के साथ राइवलरी। अगर आप मिडिल ईस्ट समझना चाहते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से मॉडर्न टेंशंस की शुरुआत हुई। अब कहानी मॉडर्न दुनिया में प्रवेश करती है। ब्रिटेन और रूस दोनों ईरान को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन सीधे कब्जा नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस। ईरान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया। उत्तर से रूस, पश्चिम से फ्रांस तथा पूरब से ब्रिटेन की निगाहें फारस पर पड़ गईं और यहीं से शुरू हुआ असली पावर गेम।
1901 में ब्रिटिश को ऑयल एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले। 1908 में ऑयल मिला और अचानक ईरान दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ऑयल ईरान का था लेकिन कंट्रोल ब्रिटेन के पास था। रिसोर्सेज आपके, कंट्रोल किसी और का। क्या ये फेयर है? यहीं से एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ। रजा शाह पहलवी ने 1930 के दशक में ईरान का आधुनिकीकरण प्रारंभ किया। शहरों में तेल के पैसों की समृद्धि और गांवों में गरीबी। 70 के दशक का सूखा और शाह द्वारा यूरोपीय तथा बाकी देशों के प्रतिनिधियों को दिए गए भोज, जिसमें अकूत पैसा खर्च किया गया था। मोसद्देक ने ईरान की गरीब जनता को शाह के खिलाफ भड़काया। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने ऑयल नेशनलाइज किया, जिससे एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी अब नेशनल हो गई थी। उन्होंने कहा, ये हमारा रिसोर्स है। लेकिन यूएसए और ब्रिटेन को ये मंजूर नहीं था। तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विरोध में अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत तख्ता पलटकर उन्हें सत्ता से हटा दिया और 1953 में उनकी गवर्नमेंट गिरा दी। मोसद्देक को हटाकर शाह की तानाशाही स्थापित की गई। अगर आप सोचते हैं कि पॉलिटिक्स सिंपल है, तो ये पार्ट आपको शॉक करेगा। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं से ईरान में वेस्ट के खिलाफ नफरत पैदा हुई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का रूल शुरू हुआ। ऊपर से सब मॉडर्न था, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, डेवलपमेंट, फ्रीडम, लेकिन अंदर रिप्रेशन था। सीक्रेट पुलिस, टॉर्चर, फियर। ईरान एक पपेट स्टेट बन चुका था। बाहर से डेवलपमेंट, अंदर से कंट्रोल। क्या ये सही मॉडल है? लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में रेवोल्यूशन हुआ और उनके नेतृत्व में ईरान एक शिया इस्लामिक गणराज्य बन गया, जिससे देश की राजनीति, समाज और विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए। शाह भाग गया। ये सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं था, ये आइडेंटिटी चेंज था। और यहीं से पूरी दुनिया के इक्वेशंस बदल गए। ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकन्स को 444 दिनों तक हॉस्टेज रखा गया। ये घटना ग्लोबल लेवल पर शॉक थी। क्या ये रिएक्शन था या स्ट्रैटेजी? और यहीं से ईरान ऑफिशियली यूएसए का दुश्मन बन गया। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। उसे लगा ईरान कमजोर है, लेकिन ये युद्ध 8 साल तक चला। केमिकल वेपन्स, मास डिस्ट्रक्शन, लाखों मौतें। सोचिए, 8 साल तक लगातार युद्ध, कोई क्लियर विनर नहीं। लेकिन ईरान ने सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी सीख ली। डायरेक्ट युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर शुरू हो गया। सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। ईरान आइसोलेट होने लगा। ये वॉर दिखता नहीं, लेकिन चलता रहता है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। उसका कहना था ये एनर्जी के लिए है, लेकिन दुनिया को शक था कि ये वेपन्स प्रोग्राम है। सैंक्शंस और बढ़ गए, इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। आपको क्या लगता है, एनर्जी या वेपन? आज का ईरान एक पैराडॉक्स है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लेकिन वीक इकोनॉमी, पावरफुल आइडियोलॉजी लेकिन इंटरनल अनरेस्ट। यूथ बदलाव चाहता है, सिस्टम कंट्रोल चाहता है। बाहर प्रेशर, अंदर कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन एक चीज नहीं बदली, ईरान हर बार गिरकर उठता है। अब सवाल ये है, ईरान विलेन है या हिस्ट्री का रिजल्ट? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जब एक देश को बार बार दबाया जाए, उसके रिसोर्सेज छीने जाएं, उसकी डेमोक्रेसी गिराई जाए, तो क्या वो शांत रहेगा या फिर वो बदल जाएगा? शायद ईरान एक विलेन नहीं, बल्कि रिएक्शन है। इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन अगर कहानी हारने वाला सुनाए तो सच बदल सकता है। अगर आपको ऐसी डीप हिस्ट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।